अरे गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग है ना यूनिट एंड डायमेंशन ये सब डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपसे बहुत सारा यूनिट एंड डायमेंशन का डिस्कशन अभी तक हो चुका। तो शुरुआत में जब तक कि बाकी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग है ना कुछ यूनिट और डायमेंशन का है ना, चलो एक छोटा सा क्विज खेल लेते हैं। आप लोग हमको बताएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर हम किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछे। जिनको आएगा अपना आंसर बोलते जाइएगा, ठीक है? चलिए स्टार्टिंग विथ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। MLT minus 2. MLT minus 2, वेरी गुड वेरी गुड। वर्क सर ML2T minus 2. वेरी गुड, ML2T minus 2। चलो बहुत बढ़िया। कोई बताओ पोटेंशियल एनर्जी। सर ML2 ML square T minus ML स्क्वायर T minus 2 या ML स्क्वायर T minus 2, जैसा बोले। चाहे हम एनर्जी पूछते या पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू सेम होता है या डिफरेंट? Same. The same. सेम होता है। चलो कोई बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। MLT minus 2. वेरी गुड, MLT minus 2। चाहे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए, कोई भी नाम से फोर्स पूछा जाए, डायमेंशन होगा MLT minus 2। कोई बताओ एस्केप वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। LT minus 1. LT minus 1, वेरी गुड। वेलोसिटी अगर है तो चाहे वो एस्केप वेलोसिटी हो या कोई भी तरह का वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो या किसी भी तरह का वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT minus 1 ही होगा। ठीक है, डायमेंशन चेंज नहीं करता नाम के बदलने से। कोई हमको सोच के बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। T minus 2. LT minus 2, वेरी वेरी गुड, LT minus 2। चाहे हमारे पास एक्सेलरेशन किसी भी नाम से आ जाए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अनचेंज रहता है। जैसे एक जनरल एक्सेलरेशन रहता, डायमेंशनल फॉर्मूला LT minus 2 होता, तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो भी ये डायमेंशनल फॉर्मूला LT minus 2 ही है। कोई सोच के बताओ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर ML minus 1 T minus 1. वेरी गुड, ML minus 1 T minus 1, ML minus 1 T minus 1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं आपको बता सकता है क्या कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, बस हम ये चेक कर रहे हैं कि आप कितना याद किए हैं अभी तक। सरफेस टेंशन आप डायमेंशनल फॉर्मूला MT minus 2, MT minus 2, MT minus 2, ठीक है? तो दैट इज सरफेस टेंशन। कोई हमको बता सकता है एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी, चलिए नहीं आता, मान लीजिए आप एनर्जी में वॉल्यूम के डायमेंशन से डिवाइड कर दें। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ML स्क्वायर T minus 2, नीचे में वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L क्यूब। तो क्या ML minus 1 T minus 2 आ रहा है? ये तरीका है सारा का सारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का और उसको याद करने का। जस्ट एक दूसरे के साथ है ना डिस्कस करो, आपस में बात करो। जब आप धीरे धीरे इस तरह से डिस्कशन करते हैं, धीरे धीरे डायमेंशन आपका खुद का होने लगेगा। ठीक है, एक बार में सारा याद नहीं होगा। जैसे अभी तक आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, वर्क, एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, ये सब याद करके बैठे। इसके बाद फिर से एक स्लॉट बनाइए, 10-15 और याद कीजिए, फिर 10-15 और याद कीजिए। धीरे धीरे करके महीना 2 महीना का समय लीजिए और धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, अचानक से कुछ होता नहीं है, आपको कंटिन्यूअस इस पे काम करते रहना है। आप में से किन किन स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट क्लास है?
Yes, sir, ma'am. प्रिया कुमारी, Yes, sir. और कोई? मुस्कान, मुस्कान, Yes, sir. और कौन? अभिनव, आदिश्री, आदिश्री, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आप लोग से पूछ रहे हैं क्या आप लोग थोड़ा सा डायमेंशन इन सब पे काम किए हैं? No, sir. चलिए ठीक है। आपका ये पूरा डायमेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली ना प्रीवियस 2-3 क्लास में हुआ है, तो ये लगभग खत्म हो गया है। अभी हम लोग आज एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक के अंदर आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। सो आप लोग सबको अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि आपके लिए कुछ छूटा है। हाँ, आपका डायमेंशन वाला क्लास छूटा है, वो हम आपको एक्स्ट्रा क्लास देके पूरा डायमेंशन आपका मेंटेन करा देंगे। ओके Okay, sir. ठीक है। Yes. तो आज हम लोग है ना एक नए तरह का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है उसका एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एंड मेजरमेंट, एरर एनालिसिस बोल लो या एरर एंड मेजरमेंट बोल लो। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले आपको है ना एक दो चीज का है ना सीक्वेंस दिमाग में बैठाना होगा कि आखिर आप इस टॉपिक में किस तरह का रिलेशन, किस तरह का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए सबको अपने अपने घर में देखिए ध्यान से। आपके हाथ में एक पेन होगा, उस पेन का है ना लेंथ बताओ, कोई अप्रोक्सीमेट, कोई अंदाज लगा के, कोई भी एक 15 सेंटीमीटर। कितना? 15। चलिए 15 सेंटीमीटर। चलिए बढ़िया, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, आप कोई बता सकता है कि जो स्टूडेंट एग्जैक्ट बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, क्या वाकई में उसका पेन केवल 15 सेंटीमीटर का होगा या इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है? तो ज्यादा कम भी हो सकता है। बिल्कुल सही, ज्यादा कम भी हो सकता है। अगर उसको प्रॉपर इक्विपमेंट दे दें तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके वो पेन का एग्जैक्ट लेंथ बताने का कोशिश कर सकता है और वो ये लास्ट में बोल सकता है, अभी अंदाज ये लगाया कि सर 15 सेंटीमीटर हो सकता है, सर 1 सेंटीमीटर ज्यादा 16 सेंटीमीटर, या सर ये भी हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर कम 14 सेंटीमीटर तक हो। मतलब आप ज्यादा एग्जैक्ट आंसर देने के तरीके को क्या लेंगे कि आप ये बोल सकते हैं कि सर पेन का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ज्यादा या 1 सेंटीमीटर कम हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे मेरी बात को? यस सर। ठीक है। तो जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उसके मेजरमेंट में जो ये टर्म आता है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जिसके लिए आप श्योर नहीं है, अनसर्टेनिटी, उसी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी को आप एरर कहते हैं। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं तो उसके मेजरमेंट में जो एरर आ सकता है, अनसर्टेनिटी आ सकता है, कुछ ज्यादा कुछ कम, जो हम लोग एक हिंदी में वर्ड बोलते हैं ना लगभग इतना, लगभग इतना, तो वो जो लगभग इतना वाला बात है ना, अप्रोक्सीमेट इतना वाला बात है ना, वो जो अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग एरर कहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट बोला कि सर मेरे पेन का लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो वो ये बोलेगा कि सर मेरे पेन का लेंथ अप्रोक्सीमेट 15 सेंटीमीटर। हम बोलेंगे भाई अप्रोक्सीमेट हटा दो, थोड़ा सा उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में लिखो, तो बोलेगा ठीक है सर 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 लिख दीजिए। 1 सेंटीमीटर ज्यादा तक या 1 सेंटीमीटर कम के बीच में कुछ भी हो सकता है। 14 से लेकर 16 सेंटीमीटर के बीच मेरे पेन का कोई भी लेंथ हो सकता है। ये जो प्लस माइनस 1 है अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, उसी को हम लोग एरर कहते हैं। क्या तुमको समझ में आया एरर में क्या होगा? यस सर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में किसी भी कारण से, कारण बहुत कुछ होता है, जैसे कोई है ना बहुत स्टूडेंट एक्यूरेसी से डाटा नहीं लिखा तो भी एरर आ जाता है। कोई जो बैटरी को, कोई जो हमारे पास मेजरमेंट कर रहा है उसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज किया, जिस स्केल को यूज किया उसी स्केल में प्रॉब्लम है
तो भी एरर आ जाता है, कभी ह्यूमन कारण से, कभी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से, बहुत सारा ऐसा रीजन है जिस वजह से अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के अंदर आती है। तो किसी भी कारण से मेजरमेंट में अगर गड़बड़ी आ जाए, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ना कर पाए, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ईयरफोन थोड़ा सा है ना, चेंज कर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो जो भी हमारे मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आएगा, उसी अनसर्टेनिटी को हम लोग एरर कहते हैं। अब बताया जैसे कि ये अनसर्टेनिटी बहुत कारण से आ सकता है, ठीक है। उस अनसर्टेनिटी के पीछे का रीजन तलाशना पड़ता है और उसी के हिसाब से एरर को डिवाइड किया गया है। बेसिकली बोला जाए तो एरर दो तरह का है, एक कहलाता है सिस्टमैटिक एरर, एक कहलाता है रैंडम एरर। क्या होता है सिस्टमैटिक एरर, क्या होता है रैंडम एरर? सबसे पहले सबको ध्यान दें। मान लो जैसे किसी के पास, आप लोग को हम बोले कि चलिए जी अपने पेन का लेंथ मेजर कीजिए, ठीक है, अपने पेन का लेंथ मेजर कीजिए, लेकिन ये बोला गया कि आपको एक ऐसा स्केल लेना है जो 2 सेंटीमीटर पे ही टूटा हुआ है। देखो ये एक स्केल लेना है आपको, लेकिन स्केल 2 सेंटीमीटर पे टूट गया है, 0, 1 और 2 में ये वाला हिस्सा नहीं है, 2 के बाद वाला हिस्सा आपके पास है, 2 के बाद वाला हिस्सा आपके पास है और आगे भी है, ठीक है। अब आपके पास एक इस तरह का स्केल है, समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम किसी पेन के लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, या छोटा सा एक पीस है, कोई ये वायर का पीस है, कोई लकड़ी का पीस है, उसका लेंथ मेजर, तो आप क्या किए, 2 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर के बीच आप देखें तो उसका इस एंड का रीडिंग आया 6 सेंटीमीटर। सोच के बताओ, क्या उस पीस का लेंथ 6 सेंटीमीटर है? नो नो सर। सर, कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। उस पीस का लेंथ जो है वो केवल 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि मेरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक डिफेक्ट था। अब आगे देखो, फिर से देखो, एक और पीस रखा गया, वो यहां तक गया, 8 सेंटीमीटर तक गया, बोलो उसका लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है, 8 नहीं है। अब आप गौर कर रहे हैं क्या कि इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट होने की वजह से जो भी रीडिंग आ रहा है, हमेशा उस रीडिंग में से आपको -2 करना पड़ रहा है। जब भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कीजिएगा, जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कीजिएगा, आपका जो भी रीडिंग आएगा सब में आपको -2 करना पड़ेगा। बोलो सही है या नहीं? यस सर। क्या सबको समझ में आई हम क्या बोल रहे हैं? जब आप इस स्केल को यूज कीजिएगा, रीडिंग में से हमेशा -2 करना ही पड़ेगा। ऐसा ही एरर सिस्टमैटिक एरर के नाम से जाना जाता है। सिस्टमैटिक एरर जो हमेशा याद रखना, या तो पॉजिटिव होता है या हमेशा ही निगेटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव। जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ डिफेक्ट हो, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर हमेशा या तो पॉजिटिव होते रहता है या हमेशा माइनस होते रहता है। जैसे अभी जो तुम्हारा स्केल दिया गया था मेजरमेंट के लिए, उसमें सिस्टमैटिक एरर का कैरेक्टर है। अब बताओ
ये प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। माइनस होगा। यहाँ सिस्टमैटिक एरर है और वो हमेशा -2 -2 -2 करेगा। जब हमको रीडिंग 6 सेंटीमीटर का दिखा तो -2 करके 4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आंसर है। जब हमको रीडिंग 8 सेंटीमीटर दिखा, जब हमको रीडिंग 8 सेंटीमीटर दिखा तो -2 करके 6 सेंटीमीटर आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर एग्जिस्ट करता है उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, और सिस्टमैटिक एरर या तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा या हमेशा ही निगेटिव होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कहीं कहीं डाउट होगा जल्दी जल्दी बोलते रहना, ठीक है? ये सब बहुत आसान चीज है, थ्योरी टाइप है। हम लोग को धीरे धीरे न्यूमेरिकल में इंटर करना है। जब आप न्यूमेरिकल इंटर करेंगे तो आप समझिएगा कि हाँ वाकई में आप फिजिक्स में है ना, अब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में आ गए। जस्ट आपको आगे दिख रहा होगा मीन वैल्यू, नीचे में देख लीजिए, वहां से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट है। सो ऊपर वाला थ्योरी टाइप है, थोड़ा जल्दी जल्दी। अगला आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है कि ये कभी पॉजिटिव हो जाएगा तो तुरंत अगले ही एक्सपेरिमेंट में निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को बोला गया, जैसे अभी बोला गया था आपके फ्रेंड को कि पेन का लेंथ बताओ, तो वो पेन का लेंथ बताया 15 सेंटीमीटर। हो सकता है अगर वो उसको और गौर से देखे तो वो बोल सकता है कि सर 15 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा या 15 सेंटीमीटर से थोड़ा कम। तो जो ह्यूमन एरर इंपोज करता है या बताता है, ह्यूमन के नेचर की वजह से जो एरर होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट जब पेन का लेंथ 15 सेंटीमीटर बताया तो जरूरी नहीं है कि वो 15 सेंटीमीटर केवल आगे बढ़ेगा, वो पीछे भी हो सकता है। मतलब उसमें प्लस भी हो सकता है, उसमें माइनस भी हो सकता है। तो ऐसा एरर जो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, हमेशा ध्यान रखना वो रैंडम एरर होता है। और उस रैंडम एरर का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन एरर। रैंडम एरर का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन एरर। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसको शॉर्ट में आपके सामने बताएं। एरर का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। Uncertainty in measurement of any physical quantity is called error. It is mainly of two types. One is called systematic error. Next is called random error. Systematic error का मतलब होता है वो हमेशा, वर्ड है हमेशा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। एक ही समय में प्लस और माइनस दोनों नहीं होगा। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आप उठाते हैं और उसका एरर प्लस है तो वो हमेशा जब भी आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कीजिएगा एरर प्लस ही होगा। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर माइनस है तो जब जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कीजिएगा एरर माइनस ही होगा। लेकिन दूसरा टाइप होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर इस क्षण पॉजिटिव है तो अगले ही क्षण निगेटिव हो जाता है। जैसे कोई ह्यूमन अगर एरर करता है तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, उसको कहते हैं रैंडम एरर। यहां तक आपके पास एक इंट्रोडक्शन था कि एरर का लॉजिकल मीनिंग क्या होता है। Example of positive systematic error. बोलो जी। What is the example of positive systematic error? हाँ, वेरी गुड। आप लोग अभी है ना किसी पर्टिकुलर दुकान पे जाइएगा तो वहां देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक है ना, उसका वेट मेजरिंग मशीन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे आइडियल केस क्या है कि जब उस पे कोई सामान नहीं हो तो 0 0 0 दिखाना चाहिए। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, ठीक, sir. मान लो जैसे अगर कोई सेटिंग करके रखे कि जब उसको 0 शो करना था तो उसके जगह -10 शो कर रहा है। -10 वर्ड दिमाग में बैठा लेना, -10। Yes. अब सुनो, अगर आपको कोई उस तराजू पर 100 ग्राम कोई चीज वजन करके देता है तो आपको 100 ग्राम मिला, 100 ग्राम से ज्यादा मिला या कम? 100 ग्राम से ज्यादा 100 ग्राम से ज्यादा। 100 ग्राम से ज्यादा मिला। 10 ग्राम ज्यादा मिला ना? Yes, sir. ठीक, अगर कोई दूसरा कस्टमर जाके उस दुकान पे उसी तराजू से सामान खरीदेगा और वो 200 ग्राम लिया तो उसको 200 ग्राम मिला या 200 ग्राम से ज्यादा मिला या कम?
200 ग्राम से ज्यादा। ज्यादा मिला कितना सर। मिला ज्यादा? 10 सर ग्राम। 210 ग्राम। फिर से 10। जब जब कोई कस्टमर जाके उसी तराजू से सामान खरीदेगा, क्या हर बार उसको 10 ग्राम ज्यादा मिलेगा? यस सर। यस सर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एरर। ओके, पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर। ओके, ओके सर। ठीक है। अब चलिए इसको हटा देते, इसको हटा देते। जो ट्रेडिशनल तराजू होता है, जो ऊपर से ऐसे हुक से फंस के ऐसे लटका रहता है और दोनों तरफ बैलेंस शो करता है, याद आया? ट्रेडिशनल वाला। यस सर। उसमें जब दुकानदार सामान देता था, दुकानदार देता था, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, दुकानदार, ह्यूमन। तो अगर आप 100 ग्राम का चीज लेते हैं तो हो सकता है आपको कभी 102 ग्राम मिले, तो कभी हो सकता है वो आपको 95 ग्राम, 95 ही ग्राम दे के निकाल दे। बोलो, समझा? यस सर। Yes, sir. And that is called random error. It can be positive, it can be negative. आप गए 100 ग्राम का सामान लिए, उसी तराजू पे पर्सन था तो 100 ग्राम की जगह 102 ग्राम दिया आपको। लेकिन कोई दूसरा पर्सन गया उसी तराजू पे, आदमी वही है, तो वो हो सकता है 100 ग्राम की जगह पे उसको 90 ग्राम ही दिया। बोलो, समझे? Yes, sir. And यस। that is called random error. वो random error है। क्या आपको दोनों में अंतर समझ में आया? Yes, sir. यस। ठीक, तो ये चीज आपके पास रहना चाहिए। दैट जस्ट अ कॉन्सेप्ट। एकदम फिजिक्स मतलब क्या ना, एक्सपेरिमेंट। आप उस एक्सपेरिमेंट को करके घर में बाहर देख सकते हैं कि हाँ, जो पढ़ाया गया वो कैसे जनरल लाइफ में काम होते रहता है। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं बचा होगा अब। नो सर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल। बोलो जी। सर आप नोट्स भेज दीजिएगा कि अभी लिख ले? ना ना, टेंशन नहीं लो, लिखना तो एकदम नहीं, पूरा समझना। पूरा का पूरा नोट्स आपको कौन कौन कॉल किए थे आपको? सर हम किए थे। अच्छा ठीक है, तो आपको है ना हम अपना नंबर दे देंगे जाते समय। ठीक है, उस पे है ना आप है ना हाय लिख के भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। सारा का सारा नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है, तो जितना पढ़ाएंगे और जितना अभी आप स्क्रीन पे देखिएगा ना, वो सब चीज रिकॉर्ड होके आपको मिल जाएगा। आप टेंशन ना ले, आप बस समझने पे जोर दे और मेरे साथ बात करें। ओके, यस सर। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते। अब हम लोग चले मेजरमेंट पे। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। जैसे मान लो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में बार बार मेजर किए। जैसे मान लो कोई एक मास है, तुम्हारा कॉपी है, तुम्हारा फिजिक्स का कॉपी। हम बोले चलो जी फिजिक्स का कॉपी का मास बताओ, तो हम लोग n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए उस पर। पहला एक्सपेरिमेंट किए तो मास y1 आया, दूसरी बार y2 आया, y3 आया, हर बार अलग अलग आ रहा, हर बार अलग आ रहा। n टाइम एक्सपेरिमेंट की, और n टाइम एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों को दिखा कि हाँ, हम लोगों का मास है ना ऐसा ऐसा है, n रीडिंग ऐसे है, y1 है, y2 है, y3 है, ऐसे करके n टाइम्स रीडिंग है। तो आखिर हम लोग जो हर बार रीडिंग अलग अलग आ रहा है, तो आखिर हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू क्या लेंगे? तो पहला चीज आया, मीन वैल्यू क्या लेंगे? मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा देखो ये सब ड्रॉ हो जा रहा है, तो इन सब चीज को आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू हमारे उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? तो देखो, मीन वर्ड के साथ ही लगभग सभी स्टूडेंट्स को है ना चीज पता होता है। आपको क्या करना है, जितना भी रीडिंग आया है, जितना भी रीडिंग आया है, सारे के सारे रीडिंग का, सारे के सारे रीडिंग का जब आप मीन निकालेंगे, एक मिनट जस्ट, आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है,
जस्ट एक मिनट है, लाइन पे खाना नहीं खाएंगे ना तो सच में बीमार पड़ जाएंगे कल। खा लीजिए खाना। एक मिनट आप लोग वेट करेंगे, ठीक है? हाँ, जस्ट वेट।
आवाज आ रहा है आप लोग को? Yes. चलो यस सर। ठीक है, फिर से लगते हैं। सब सॉफ्टवेयर का खेल है। देखिए उठा के चलिए जी, तो हम लोग है ना देख रहे थे कि किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मीन वैल्यू का मतलब जो आप अभी तक सीखे हैं बिल्कुल वही होगा। जितना भी सारा वैल्यूज एग्जिस्ट करता है उन सभी का मीन निकाल देना है। जैसे मान लो हम लोग अगर मास को मेजर कर रहे थे और n टाइम्स में अलग अलग रीडिंग आया, तो अगर हमको उस पर्टिकुलर बॉडी का मास बताना है तो जितना भी इंडिविजुअल रीडिंग आपके पास है उन सभी का मीन फाइंड आउट कर देंगे। जितना भी इंडिविजुअल रीडिंग आपके पास है उन सबका मीन निकालेंगे। y1 प्लस y2 जितना टर्म्स रहेगा सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, यही कहलाएगा मीन वैल्यू। अब देखो थोड़ा बोलचाल की भाषा में बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अगर हम किसी एक बॉडी का 5 एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज जैसे हम लोग किसी बैग है, ये बैग, ठीक है, इस बैग का मास मेजर किए। तो जब हम इसका मास मेजर किए तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में इसका वैल्यू मान लो 5 बार में अलग अलग आया। एक बार आ गया 10.2, एक बार आ गया 10.4, एक बार 10 आ गया, एक बार मान लो 9.8 आ गया, एक बार मान लो 9.6 आ गया। तो अगर 4-5 अलग अलग एक्सपेरिमेंट में उसका हर बार अलग अलग मास आए तो आखिर हम लोग उसका मास लेंगे क्या? तो आपका काम ये होता है कि जो भी 5 एक्सपेरिमेंट में 5 वैल्यूज आया है उसका मीन निकाल दे। मतलब आप अगर उस बॉडी का मास बताइएगा तो आपको एक्चुअली इन सारे मासेस का मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन विल बी फर्स्ट रीडिंग प्लस सेकेंड रीडिंग प्लस थर्ड रीडिंग प्लस फोर्थ रीडिंग प्लस फिफ्थ रीडिंग डिवाइडेड बाय 5, जो मीन का कॉन्सेप्ट है। 5 से डिवाइड कर दिए भाई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए दिमाग दौड़ाइए, सॉल्व कर लीजिए। ये 50/5, क्या ये 10 आ रहा है? 10. हाँ 10 आ रहा है ना। तो आपको उस बॉडी का जो मास लेना है, जो 5 रीडिंग में अलग अलग वैल्यू दिया था, वो एक्चुअली जो मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है उसी को लेके चलना है। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू इसी को लेके चलना है, और वो वैल्यू है 10। क्या आप पहला मीनिंग समझे? मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू का मतलब सभी का क्लियर है? Yes, sir. बोलो, समझ में आया? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप n टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके उसका मेजरमेंट निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, हो सकता है हर बार रीडिंग अलग अलग आए, तो आखिर हम लोग उसका वैल्यू लेंगे क्या? उसका वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या लेंगे, मीन वैल्यू क्या लेंगे? तो जितना भी रीडिंग आया है ना, सारे के सारे रीडिंग का जब हम लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं, सारे के सारे रीडिंग का जब हम लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो जो एवरेज वैल्यू आया है वही उसका मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहलाता है। आप समझ में आया? तो मीन निकाल देना भाई, सारे के सारे रीडिंग्स का मीन निकाल देना, उसका ट्रू वैल्यू काउंट होगा। पहला काम ये था, मीन वैल्यू निकालना। अब दूसरा देखो, दूसरा एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। सुनिएगा ध्यान से, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जरा गौर करना, मेरा मास जिसका हम एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे थे उसका हर बार रीडिंग अलग अलग आया है। 10.2 आया है, ठीक है, 10.4 है, 10.0 है, 9.8 है, 9.6 है, लेकिन उसका मीन वैल्यू तो ये वैल्यू आया था, ये है उसका मीन वैल्यू। अब समझना ऐसे कि जब हम लोग 10 और 10.2 का डिफरेंस निकालेंगे, हर रीडिंग में जब हम डेल एम निकालेंगे, ठीक है, 10 में हम लोग
10.2 को माइनस करें, मीन में हम लोग अगले रीडिंग 10.4 को माइनस करें, फिर मीन में हम लोग अगले रीडिंग को माइनस करें, फिर मीन में हम लोग नेक्स्ट रीडिंग को माइनस करें, फिर मीन में हम लोग अगले रीडिंग को माइनस करें। जब हम लोग हर रीडिंग को माइनस करेंगे तो क्या तुमको लगता है कि हर बार कोई डिफरेंस आ रहा है? सही है। फर्स्ट केस में डिफरेंस कितना है? बोलो, फर्स्ट केस में डिफरेंस कितना है? 0.2 0.2 है कि माइनस 0.2? माइनस है ना? Yes, sir. yes sir अगले केस में माइनस 0.4 है ना? अगले केस में 0 है, अगले केस में प्लस 0.2 है, अगले केस में प्लस 0.4 है। तो जो भी ये डिफरेंस आता है किसके बीच? मीन वैल्यू और उस रीडिंग के बीच। फर्स्ट केस में रीडिंग था 10.2, तो 10 मीन वैल्यू और 10.2 के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। किसी भी केस का जो रीडिंग है और मीन वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर से सुनिए सब कोई, फोर्थ केस में एब्सोल्यूट एरर कितना है बताओ? Plus 0.2. प्लस 0.2। थर्ड केस में एब्सोल्यूट एरर कितना है बताओ? 0 0 0। फिफ्थ केस में एब्सोल्यूट एरर कितना है? Plus 0.4 प्लस 0.4। इसी पर्टिकुलर टर्म को आप एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो आपको जिस केस में एब्सोल्यूट एरर निकालना है, आपको जिस केस में एब्सोल्यूट एरर निकालना है, बस उस केस को जो रीडिंग है उसको मीन वैल्यू से आप माइनस कर लीजिए। जब आप मीन वैल्यू से रीडिंग को माइनस करते हैं, देखिए जैसे फर्स्ट केस का एब्सोल्यूट एरर में मीन वैल्यू में फर्स्ट रीडिंग माइनस, सेकेंड केस के एब्सोल्यूट एरर के लिए मीन वैल्यू में सेकेंड रीडिंग माइनस, इसी तरह थर्ड केस का एब्सोल्यूट एरर के लिए मीन वैल्यू में थर्ड रीडिंग माइनस, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्या समझे सब कोई? चलिए, Yes, एक sir. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो आप एब्सोल्यूट एरर लेते हैं ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इस चीज को आप मेरे इस दिए गए एक्सपेरिमेंटल चार्ट पे समझे, गौर करना। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निगेटिव है, एब्सोल्यूट एरर निगेटिव है, यहाँ पे यही एब्सोल्यूट एरर 0 है, और लास्ट केस में इन दोनों में देखो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव है। यही चीज आपको वहां पे लिख के बताया जा रहा है कि एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्या समझ में आया सबको? yes sir Yes, sir. अगर कोई तुमसे पूछ दे कि एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकता है क्या, तो क्या होगा तुम्हारा आंसर? yes sir हाँ, एब्सोल्यूट एरर 0 हो सकता है क्या? yes sir ठीक है, और इसी तरह एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकता है क्या? yes sir हो सकता है बिल्कुल Yes, हो sir. सकता है। ठीक है, चलो आगे सुनना ध्यान से। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, ठीक है। जो भी मेरे पास एब्सोल्यूट एरर सब है उसका मीन निकालना। अच्छा, आप लोगों को मीन निकालना या एवरेज निकालने का मतलब क्लियर है? Yes, sir. जब भी आपको किसी भी चीज का एवरेज निकालना या मीन निकालने के लिए बोला जाए, आप सबको जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई जितना नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। बोलो सही है? yes sir ठीक है, तो अभी हम लोगों को थर्ड केस में क्या करना है? थर्ड केस में हम लोगों को मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। तो देखो, सारा का सारा एब्सोल्यूट एरर लीजिए, हम इसको यहां लिखना चाहेंगे, कि अगर हमको एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड, ऐसे ही जाके एब्सोल्यूट एरर n टाइम्स लेना है और इसको n से डिवाइड करना है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कुछ एब्सोल्यूट एरर प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। हमको तो सबको जोड़ना है, हमको कभी माइनस नहीं होना चाहिए।
तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का मॉड यूज करना पड़ेगा। मॉड समझे क्यों आया? मॉड इसलिए आ गया क्योंकि कभी कभी एब्सोल्यूट एरर निगेटिव भी होता है। अगर एब्सोल्यूट एरर निगेटिव होगा और हम उसको वैसे ही पुट कर दे जैसे है, तो जो वैल्यू मेरा एग्जैक्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। इसलिए आपके सेफ्टी के लिए आपको सारे एब्सोल्यूट एरर का मॉड यूज करना है। आपको सारे एब्सोल्यूट एरर का मॉड यूज करना है, ठीक है? सारे एब्सोल्यूट एरर का मॉड यूज करना है, ताकि अगर कोई एब्सोल्यूट एरर निगेटिव आए तो भी हम लोगों का ओवरऑल रिजल्ट पे कोई उसका गलत इंपैक्ट ना पड़े। अगर सब प्लस है तो वेल एंड गुड, कोई जीरो है तो भी सही, लेकिन कोई निगेटिव आके मेरा आंसर बदल ना दे। इसलिए आप हमेशा मॉड लेके चलेंगे, ये आपके सेफ्टी के लिए है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पोर्शन में जा रहे हैं। फोर्थ इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। करना क्या है, जो हम लोगों के पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, थर्ड वाले पॉइंट में जो मीन एब्सोल्यूट एरर आप निकाले हैं, जस्ट उसको आप मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए। मीन एब्सोल्यूट एरर में अगर आप मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर में अगर आप मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो जो रेशियो आपको मिलता है वो कहलाता रिलेटिव एरर। जो रेशियो आपको मिलता है वो कहलाता रिलेटिव एरर, ठीक है? अगला फिफ्थ पॉइंट, जो भी रिलेटिव एरर आया है जस्ट मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। फोर्थ केस में जो रिलेटिव एरर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। अब वो लाइन जो आज के पढ़ाई के एकदम स्टार्टिंग में लिखा गया था, किसी स्टूडेंट से हम पेन का लेंथ पूछे थे तो वो 15 सेंटीमीटर बताया, हम बोले 15 प्लस माइनस 1। तो जब आप फाइनल फिजिकल क्वांटिटी को एरर के लिमिट के साथ लिखना चाहेंगे, फाइनल फिजिकल क्वांटिटी, फाइनल आंसर अगर आप एरर लिमिट के साथ लिखना चाहेंगे, तो आपको मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में जो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको प्लस माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर है विथ एरर लिमिट। फाइनल आंसर है विथ एरर लिमिट। एक बार चाहेंगे ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन एक बार आप रिवाइज करें मेरे साथ, उसके बाद नीचे में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। जो नीचे का क्वेश्चन है वो एक समय में जेईई मेंस में आ चुका है, तो आपको ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ऊपर तो थ्योरी था, फिजिक्स में थ्योरी के नाम पे इतना ही होता है, बाकी सब आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन द न्यूमेरिकल्स। जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से मेंटेन रखते हैं, न्यूमेरिकल बनाने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप है ना जिस कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हो वहां के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आपको फाइनल ओवरऑल कॉन्सेप्ट सीख के न्यूमेरिकल पे इंप्लीमेंट करना, न्यूमेरिकल पे इंप्लीमेंट करना, न्यूमेरिकल ही फाइनल उसको क्लियर करता है। तो चलो सबसे पहले थ्योरी। एरर क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। एरर दो तरह का, एक सिस्टमैटिक और एक रैंडम। सिस्टमैटिक एरर हमेशा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे हम बोले थे किराना के दुकान पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेट मेजरिंग मशीन होता तराजू। रैंडम एरर प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। फिर उसी किराने के स्टोर पे जाओ, जो बैलेंस रीडिंग था, जो तराजू पहले वाला था, उसको देखेंगे तो रैंडम एरर का एक एग्जांपल है। आगे देखना, फिर बताया गया कि फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। मान लो किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम n एक्सपेरिमेंट्स में कैलकुलेट किए और हर बार उसका रीडिंग अलग अलग आया, y1, y2, y3 ऐसे करके n टाइम। तो आखिर हम लोग उसका रीडिंग क्या लेंगे? तो जितना भी रीडिंग्स आया है सबका मीन निकाल लेंगे। जब हम सबका मीन निकालेंगे देन इट इज कॉल्ड मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी।
हर एक रीडिंग मेरे इस मीन वैल्यू से कुछ ना कुछ डिफर करेगा। तो किसी भी रीडिंग का मीन वैल्यू से जो डिफरेंस आएगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मेरा एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आगे निकालेंगे हम लोग उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका है कि जितना भी एब्सोल्यूट एरर आपके पास है उन सब का मॉड लीजिए। मॉड इसलिए लीजिए कि अगर कोई निगेटिव है तो वो आपका आंसर गड़बड़ ना कर दे, सब पॉजिटिव मिलजुल के आए, इसलिए आप हमेशा मॉड का यूज करेंगे। तो सारे के सारे मीन एब्सोल्यूट एरर का निकालने का तरीका है कि सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर के मॉड को जोड़ देना है और नंबर से डिवाइड कर देना, उसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आया रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये रिलेटिव एरर होगा, और जब हम लोग रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर होगा। ठीक है, और फाइनली जब आप फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले उसका मीन वैल्यू लिख दें जो 0.1 में निकाले थे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर लिख दें जो थर्ड पॉइंट में निकाले थे, बीच में प्लस माइनस का साइन दे दें, वही उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है एरर लिमिट के साथ। चलिए बढ़िया। अब आपके पास एक क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन आया था, हम आपको फ्रैंकली स्पीकिंग हम आपको बताए थे, वो क्वेश्चन था ये 6 वाला क्वेश्चन आया था। 6 वाला ही आया था, बीच वाला सब दिखा दिया गया कि आप सब चीज प्रैक्टिस करें। बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी सब्सटेंस का मेजर किया गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग सुने हैं ना? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट किया गया और 5 अलग अलग रीडिंग 5 बार के एक्सपेरिमेंट में आया। पहली बार आया 1.26 आया, फिर 1.24 आया, फिर 1.22 आया, फिर 1.28 आया और फाइनली 1.30 आया। ये 5 अलग अलग एक्सपेरिमेंट में 5 वैल्यू आए। वैसे तो आपसे पूछा गया 6 नंबर, लेकिन हम आपको 6 बनाने के लिए तरीका में सब स्टेप्स जितना पढ़ाए सब ले आते। तो वो सबसे पहले बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, सेकंड में करना है एब्सोल्यूट एरर हर केस में, थर्ड में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फोर्थ में रिलेटिव एरर निकालना है, फिफ्थ में परसेंटेज एरर निकालना है, तब जाके सिक्स्थ में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ प्रॉपर एरर लिमिट लिखना है। ठीक है, चलो साथ में सॉल्व करते हैं, बढ़िया से देखते हैं। देखिए हर बार के रीडिंग का वैल्यू आपके पास लिख दिया गया, 1.26, 1.24, 1.22, 1.28 एंड 1.30। तो जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा था मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबको जोड़ दिए, 5 से डिवाइड कर दिए। जब हम लोग सबको सॉल्व किए देन मीन वैल्यू ऑफ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स comes to be 1.26। ठीक है, मतलब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.26 मीन वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, जो आपको नाम दिया जाएगा उस हिसाब से। अब बोला गया था कि हर केस में एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो देखो जब हम सेकंड बना रहे हैं तो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट केस में निकालेंगे तो मीन में से फर्स्ट का रीडिंग माइनस सेकंड का निकालेंगे तो मीन में से सेकंड का माइनस, थर्ड का निकालेंगे तो मीन में से थर्ड का माइनस। ऐसे करते हुए आपको फोर्थ का भी लिखना है और यहाँ पे आपका फिफ्थ का भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखो पहला केस में हम जिससे जो पूछेंगे आंसर देना। फर्स्ट केस का एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0 और थर्ड केस का एब्सोल्यूट एरर कितना है? पॉजिटिव 0. हाँ 0.04।
फोर्थ केस का एब्सोल्यूट एरर कितना है? माइनस 0.02. 0.0 माइनस बोलना मत भूलिए भाई, माइनस 0.02। ओके, ठीक है। अब देखो, सेकंड काम खत्म। थर्ड बोला गया है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो भी हम लोगों का फर्स्ट केस का एब्सोल्यूट एरर, सेकंड केस का एब्सोल्यूट एरर, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का एब्सोल्यूट एरर है, सबका मॉड का एडिशन करना है और 5 एक्सपेरिमेंट है, 5 से डिवाइड करना है। तो सबके मॉड को जोड़ दिए ऐसे। मॉड लेने से फायदा ये हुआ कि ये जो माइनस था वो भी प्लस ही होके आके ऐड हुआ, तो आ गया वैल्यू हम लोगों के पास 0.024। ये क्या है? तो ये एक्चुअली मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अगला देखिए, हम लोगों के पास है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े कि जो भी हम लोगों का मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा उसमें मीन वैल्यू से डिवाइड करना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है 0.024 और मीन वैल्यू आया था 1.26। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा रिलेटिव एरर एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली, हम कैलकुलेशन नहीं देखे हैं, आप लोग खुद से कर लेंगे, 2/105 यहाँ दिख रहा है, वैसे आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट ऊपर। परसेंटेज एरर, तो जो भी मेरा रिलेटिव एरर आया बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड इट इज 1.9%। 1.9% इज योर आंसर। तो हमारा परसेंटेज एरर 1.9% है। अब देखो, जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर लिखना था। तो जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो मीन वैल्यू में प्लस माइनस उसका मीन एब्सोल्यूट एरर करेंगे। तो मीन वैल्यू 1.26 था और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर 0.024 था। बोलो समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, दिस इज न्यूमेरिकल जो ऑलरेडी इस टॉपिक से पूछा जा चुका है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। बोलो जी, यहां तक किसी को डाउट? No, sir. चलिए एक बार No, रिवीजन sir. कर ले, एक बार रिवीजन कर ले, ठीक है। पूरा ऊपर से नीचे, हम इस बार कुछ बोलने वाले नहीं हैं। आप खुद अपना दिमाग दौड़ाएंगे और सोचेंगे कि हम कहाँ क्या बोले थे, ठीक है। आपको खुद से अपना दिमाग दौड़ाना है। हम बस केवल स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आपको खुद से देख देख के डिसीजन लेना है कि कहाँ क्या हुआ था। हम कुछ भी बोलने नहीं जा रहे, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से मैनेज कीजिएगा, देख के उतारने का कोशिश ना करें।
लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया, चलो फिर से चार्ज। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। सर रिलेटिव एरर को एक बार और बता दीजिए। चलिए हम आपसे कुछ पूछते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 5/6 लिखे हैं, तो ये 5/6 है ना, रिलेटिव है, ठीक है। अब देखिए जब आप इसी को एरर में लेते हैं तो रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया है, कौन सा बोलो मेरे साथ एक बार, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, उसमें जब आप डिवाइड करते हैं मीन वैल्यू से, आपको अगर हम पॉइंट वाइज पॉइंट बोले तो मीन वैल्यू आप फर्स्ट पॉइंट में निकाले थे और मीन एब्सोल्यूट एरर थर्ड केस में निकाले थे, बोलो सही है? यस सर। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है ना, उसको जो फर्स्ट केस में मीन वैल्यू निकला था उससे डिवाइड कर देना है, उसको रिलेटिव एरर कहते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा है ही नहीं। समझ में आया? यस सर। ठीक। अब इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सर परसेंटेज परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ा टॉपिक आप देख चुके, लास्ट का क्वेश्चन कैसा इससे पूछा गया है, वहां तक ले गए आपको हर एक पॉइंट अगर याद होगा तो चाहे वो जेईई मेंस रहे, एडवांस रहे, नीट रहे, आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। आपको बस वो कॉन्सेप्ट समय पे याद होना चाहिए। सो हमेशा काम कीजिए कॉन्सेप्ट के ऊपर। कल हो सकता है डाटा बदल दे, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहना है। तो डाटा बदलने से क्या हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब बनता है। चलो ठीक, अगला टॉपिक में हम लोग इंटर कर रहे हैं, अब वो है अलजेब्रिक ऑपरेशन यूजिंग एरर एनालिसिस। किसी भी चीज में जब अलजेब्रा का बात होता है ना, तो आपके पास ये फंडामेंटल 4 चीज आता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये चारों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर एरर के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना कि ए एक फिजिकल क्वांटिटी है तो डेल ए इसका एरर है, अगर बी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो डेल बी इसका एरर। तो लिखने का तरीका है ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी। उसी तरह एक्स अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो डेल एक्स उसका एरर है, ठीक है। ऐसे इसी तरह से एरर को लिखा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए जैसे हम आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लिखते हैं, लेट 2 resistors, resistance 1 is resistance 1 is 10 plus minus 0.3 ohm and resistance 2 is 8 plus minus 0.4 ohm are connected in series। पैरेलल का बात अभी कोई नहीं करेगा, पैरेलल थोड़ा अलग कंडीशन को देखता है, तो आपको लास्ट में हम ही खुद बताएंगे, आप पैरेलल के लिए परेशान ना हो। अभी आप एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम एडिशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग के पास 2 रजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस है 10 प्लस माइनस 0.3 ओम और एक रेजिस्टेंस है 8 प्लस माइनस 0.4 ओम, और ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपसे पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। चलो हम आपसे ऐसे ही पूछिए, आपको पता है 2 रजिस्टर जब सीरीज में रहता है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 plus R2। R1 प्लस R2। तो बिना एरर के अगर आप जाएंगे तो क्या आपका आंसर 18 होने वाला है? यस, नो सर। 10 और प्लस 8, एरर छोड़ दे भाई, एरर छोड़ दे, 0.3 और 0.4 छोड़ दो,
तो बिना एरर के जाएंगे तो 10 और 8 को जोड़ देंगे। यस सर। ठीक है, लेकिन वो तो हम लोग बचपन से सीखे हैं। अब इस लेवल में आके क्या सीखना है? इस लेवल में ये सीखना है कि अगर एरर दिया रहेगा तो उसका क्या करेंगे। ठीक है, चलिए एडिशन पे एरर कैसे काम करना है उसको सीखते हैं। एडिशन पे एरर का काम कैसे लेना है उसको सीखते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो a और b के एडिशन से फाइंड आउट होता है। x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो a और b के एडिशन से फाइंड आउट होता है। तो अगर हम लोग एरर के साथ लिखना स्टार्ट करें तो a के अंदर का a प्लस माइनस डेल a, b के अंदर b प्लस माइनस डेल b, तो याद रखना x में भी आ जाएगा x प्लस माइनस डेल x, x प्लस माइनस डेल x। ठीक है, ये तीनों में एरर लिख दिया गया। a का एरर, अच्छा एक बात बताते, दो चीज को क्रॉस करना। बिना एरर आज तक पढ़ते आ रहे थे x इक्वल्स टू a प्लस बी। आज सीख रहे हैं, नया क्या सीख रहे हैं कि एरर रहेगा तो काम कैसे करना है। a का एरर के साथ अगर लिखना है तो a प्लस माइनस डेल a, b को एरर के साथ लिखना है तो b प्लस माइनस डेल b। तो जब a और b दोनों में एरर लेगा तो x में भी एरर आएगा, तो x का एरर प्लस माइनस डेल x। क्या आपको ये लाइन समझ में आया? क्या सबको ये लाइन समझ में आया? यस सर। ठीक, अब आप बीच का ब्रैकेट तोड़ के अगला लाइन लिख दिए। देख लीजिए गौर से, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस माइनस डेल x है, राइट हैंड साइड में x प्लस माइनस डेल x है, राइट हैंड साइड में a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b है। अब इसमें से a और b को एक साथ लिख दीजिएगा तो ये a प्लस b x के साथ कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा है प्लस माइनस डेल x और राइट हैंड साइड में बचा है प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब यहां से फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, उस लाइन को समझ लिया जो आगे सब चीज एकदम एक लाइन में बनता है। जब यहां तक फिजिक्स कैलकुलेशन आया तो देखा गया कि भाई यहाँ तो चार पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कोई विद्यार्थी डेल ए और डेल बी दोनों को प्लस ले, हो सकता है कोई विद्यार्थी डेल ए को प्लस और डेल बी को माइनस ले, क्योंकि वहां तो चार को साइन है ना, दो को प्लस माइनस ए, दो को प्लस माइनस बी। कोई ये भी कर सकता है कि ए को माइनस और बी को प्लस ले, और कोई ये कर सकता है कि दोनों माइनस ले। ये चार पॉसिबिलिटी। क्या आप सबको चार पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है? यस सर। जब इस तरह का प्रॉब्लम फिजिक्स के सामने आया कि एक ही चीज का चार अलग अलग आंसर आ सकता है, तो वो लोग है ना एक वर्ड मेंशन किया कि सबका एक ही आंसर आना चाहिए, सबका अलग अलग नहीं बात होना चाहिए। और वो वर्ड था कि आप जब भी एरर का कैलकुलेशन करेंगे ना, आप जब भी एरर का कैलकुलेशन करेंगे ना, हमेशा ध्यान रखिए आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो क्या वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर केवल फर्स्ट केस से आएगा? यस सर। इसलिए आप में से कोई भी सेकेंड, थर्ड या फोर्थ कंडीशन को यूज नहीं करेगा, केवल और केवल दोनों का प्लस लेगा। क्या आपके दिमाग में ये बात जा रही है कि आपको दोनों का प्लस ही लेना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर निकालना है? बोलो समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको है ना ये मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर ही फाइंड आउट करना है। दैट्स व्हाई आपको केवल और केवल दोनों का प्लस ही यूज करना है, केवल और केवल दोनों का प्लस ही यूज करना है। इज दिस क्लियर? यस सर। नाउ you have a question, can you analyze this question for a minute? आप जस्ट एक मिनट के लिए इन क्वेश्चंस को एनालाइज करें। ठीक है, थोड़ा मोबाइल चार्ज खत्म हो गया, एक बार लैपटॉप एक बार मोबाइल, जस्ट हम इसको चार्ज में लगा दें।
हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, बोलो, पता चला इसमें? Yes, the answer is 14.5 ohm. ठीक है, विदाउट एरर। देखिए आप दो पार्ट में इस चीज को समझिएगा, एक विदाउट एरर जाएंगे और एक विथ एरर जाएंगे। विदाउट एरर अगर कोई बात करे तो आर इक्विवेलेंट क्या वो सिंपली R1 प्लस R2 लिख दे 14। Yes, sir. और जब वो आर इक्विवेलेंट का एरर निकालेगा तो डेल R1 प्लस डेल R2 होगा, मतलब 0.4 और 0.1 दैट इज 0.5। Yes, sir. तो फाइनल अगर वो अपना आंसर एरर इक्विवेलेंट के साथ लिखना चाहता है देन योर आंसर इज 14 प्लस माइनस 0.5। अगर वो अपना आंसर एरर के साथ लिखना चाहता है, एरर एनालिसिस को यूज करके लिखना चाहता है, अगर वो अपना आंसर एरर एनालिसिस को यूज करके लिखना चाहता है तो क्या वो वैल्यू 14 प्लस माइनस 0.5 ओम होगा? Yes, sir. बोलो जी बोलो। यस सर। ठीक है, अब चलो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर दे। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर दे। अगर हम तुमसे बोले कि भाई इस केस में एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो जो आप डेल आर इक्विवेलेंट निकाले हैं क्या वो एब्सोल्यूट एरर का आंसर है? यस सर। ठीक है, जिनको रिलेटिव एरर में प्रॉब्लम था आप एक बार आंसर देने का कोशिश कीजिए। अगर हम आपसे पूछ दें कि रिलेटिव एरर इस केस में कितना है, तो जो हम लोगों का एब्सोल्यूट एरर आया उसमें हम लोग उसका जो वैल्यू आया था उससे डिवाइड कर दें। यस सर। अगर हम आपसे परसेंटेज एरर पूछें तो जो आप रिलेटिव निकाले हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो परसेंटेज आ जाएगा। यस सर। चलो देख लिया, हम यहीं पे एक क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं। वैसे हम एक क्वेश्चन बना चुके थे आपके लिए ऊपर में। आपका काम है अभी इस क्वेश्चन को देख के हम जो जो पार्ट आपसे पूछ रहे हैं आप उसका आंसर कॉपी पे बना के देंगे। सबसे पहले आपको बताना है आर इक्विवेलेंट विथ एरर लिमिट। दूसरा आपको बताना है एब्सोल्यूट एरर ऑफ आर इक्विवेलेंट। और थर्ड आपको बताना है रिलेटिव एरर। चलो फटाफट, तुमको 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकते, फटाफट जल्दी। Sir, R equivalent with error limit 18 plus minus 0.7. Absolute error of R equivalent 0.7 and relative error 0.7 बटा 18. वेरी गुड, हो गया। इतना ही समय लगना चाहिए। जिनका नहीं बना बनाओ फटाफट। जिनका नहीं बना बनाओ फटाफट। आई होप सो सबका आ रहा है। 18 प्लस माइनस 0.7 ओम आया सबका? Absolute error 0.7 ohm and your relative error is 0.7 by 18. यस सर। सबका क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो चीज ऐसे चलती है और आपको है ना उस केस में एनालाइज भी ऐसे ही करना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि एरर अगर हम लोग एडिशन के केस में लेते हैं तो एरर्स ऐड होता है। इसमें याद करने का कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि दिमाग इस तरह से प्रोसेस होता है कि एडिशन में ऐड हो रहा है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात है ही नहीं, एडिशन में ऐड ही होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। चलिए ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप एनालाइज करेंगे, तुरंत बनाएंगे। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसको है ना बनाएंगे। For 2 bags of sand having mass 5 plus minus 0.1 kg and 3 plus minus 0.2 kg, when mixed together, then find mass of mixture with error limit। दूसरा, relative error in measurement of mass of mixture। चलो, जब तक क्वेश्चन खत्म तब तक तो बन जाना चाहिए था। सर Number one सर मास ऑफ plus minus 0.3, number 2 0.3 by 8. बाय 8। फर्स्ट का आंसर 8 प्लस माइनस 0.3, बोलो सही है? यस सर। और सेकंड का आंसर 0.3 0.3 बाय 8। यस सर। 0.3 by 8। सबका आ गया होगा? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो फर्स्ट का आंसर हो गया हम लोगों का 8 प्लस माइनस 0.3 और अगला आंसर है 0.3 by 8। ठीक है, तो देखिए इसमें है ना, आपको आज केवल हम एडिशन बना के छोड़ने वाले हैं। अगले दिन हम लोग जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तीनों देखेंगे। याद रखिएगा, एरर में हम आपको जाते जाते आज का सबसे कीवर्ड बोल देते हैं। एरर में कभी माइनस नहीं होता। आपको अगर आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो अभी तक, आप देखें एक जगह माइनस आ रहा था तो मॉड लगा के हटा दिया गया। आप अगले दिन से देखिएगा, फिर एक जगह और देखिए, जब मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी था आंसर का 4 पॉसिबिलिटी था, तो उसमें भी एक वर्ड लगाया गया कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर लगा के, ये वर्ड लगा के आप फिर से देखिए, एरर को प्लस बना के रखा गया है। बोलो समझा? यस सर। एरर में एक लाइन याद रखना, अगले दिन बहुत काम आने वाला है। एरर में कभी माइनस नहीं होता, एरर कभी भी माइनस नहीं होता, एरर में कभी माइनस होता ही नहीं है, एरर हमेशा प्लस होता है। एरर कभी घटता नहीं है, एरर हमेशा बढ़ता है। ठीक है, हमेशा प्लस होता है। मैक्सिमम निकाला जाता है कि सबसे बड़ा गलती कितना हो सकता है, छोटा नहीं, सबसे बड़ा गलती कितना हो सकता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं कि हाँ यहां तक गलती हो सकता है। क्या ये लाइन समझ में आ रही है मेरी बात? यस। चलो इस लाइन है ना, जाते जाते आपको है ना यहाँ पे एक और लाइन बता दे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो रहा है, इफ एनी physical quantity is measured in 2 experiments,
फर्स्ट में देयर आर 3 रिपीटेशन और सेकंड में देयर आर 30 रिपीटेशंस। पहला वाला में 3 बार रिपीटेशन करके एक ही चीज को 3 बार मेजरमेंट करके आंसर दे दिया गया, और दूसरे वाले में 30 बार 30 टाइम्स रिपीट किया गया एक्सपेरिमेंट को। तुम बताओ किस केस में ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा? Second. फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, किस केस में ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा? सर सेकंड वाला में। वेरी गुड। ऑलवेज रिमेंबर if number of experiments increases to measure any physical quantity, then accuracy increases, error decreases। अगर किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप बढ़ाएंगे तो याद रखिए जितना ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कीजिएगा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा, एरर उतना ही कम आएगा। इस पे भी हम तुमको बात इसलिए कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ना क्वेश्चन बैंक डाला हुआ है। अभी हो सकता है लॉकडाउन में आपको बुक परचेज करने में दिक्कत हो, तो आपके टेलीग्राम चैनल पे लगभग मटेरियल सब अवेलेबल है और धीरे धीरे आते जा रहा है। जो उसका जिसका जरूरत है वो धीरे धीरे उस पर चढ़ते जा रहा है। अब सुनिए ध्यान से, चैनल का नाम है ना, अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे जो जेईई मेंस में था, वो क्या था कि आपके पास एक बॉब है, सिंपल पेंडुलम का बॉब है। एक बार उसका टाइम पीरियड 5 बार ऑसिलेशन करके निकाला गया और एक बार उसका टाइम पीरियड 50 टाइम्स ऑसिलेशन करने के बाद निकाला गया। मतलब एक बार 5 रिपीटेशन है और एक बार 50 रिपीटेशन है। तुमसे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन कि क्या 4 ऑप्शन में से सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन कि दोनों केस में रीडिंग सेम आएगा। सेकंड ऑप्शन कि फर्स्ट वाले में ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, सेकंड वाले में कम है। थर्ड ऑप्शन कि सेकंड वाले में ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, फर्स्ट वाले में कम है। एंड फोर्थ वाला कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, डाटा इज इनसफिशिएंट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Third option is correct. Second experiment gives you more accurate time period comparison to first one, because in that number of experiments are increases. Is this clear? क्या सबको समझ में आया? यस सर। कभी भी सब कोई साथ में बोल लो, खत्म करे क्लास। कभी भी अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी क्या होगा? इंक्रीजेस। एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। एरर क्या होगा? डिक्रीजेस। एरर डिक्रीजेस। मोर एक्यूरेट आंसर विल ऑब्टेन। ठीक है, चलो बढ़िया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को है ना चीज समझ में आया है और इतना कुछ अभी हार्ड नहीं है, लेकिन फिजिक्स का न्यूमेरिकल इसी को कहते हैं। आपको थ्योरी पढ़ना है, साथ में न्यूमेरिकल लेके चलना है। आपका ये नोट्स जो नए स्टूडेंट हैं सबको मेरा नंबर लिख लीजिए। इस पे अभी आप तुरंत 9431159126 इस पे आप अभी तुरंत सर रिपीट लिख लो। देख लो स्क्रीन पे लिखा हुआ है 9431159126। इस पे आप अभी तुरंत है ना, कैसे लिखिएगा देखिए, अपना नाम लिखिएगा, फिर 2021 लिखिएगा,
फिर जिस सेंटर पे आपको ज्वाइन करना है उसका नाम लिखिएगा, सेंटर नेम, फिर आप अपना नेम लिख के सेंड कर दीजिए और साथ में सब्जेक्ट। इतना चीज लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, हम आपको ऐड कर देंगे। आपको सारा चीज जो भी स्टडी मटेरियल ये सब डीपीपी उपीपी है सब आपको मिलने लगेगा। ठीक है सर कौन सा सब्जेक्ट का, सर केवल फिजिक्स का लिख देंगे या तीनों सब्जेक्ट का लिख देंगे? तीनों जो भी आप श्रीवास्तव क्लासेस में पढ़ते हैं ना, पीसीएम पीसीबी, वो लिख के भेज देना। ठीक है तो सर एक ही मैसेज में ये प्रोसेस बार बार फॉलो करके बार बार सब्जेक्ट का नेम? कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक बार मैसेज करना है। आपको हर बार है ना व्हाट्सएप पे आपको उसी नंबर पे ग्रुप में सारा का सारा कंटेंट मिलते जाएगा। ओके सर। ठीक है, इवेंट जो इंफॉर्मेशन है जैसे कि है ना एक्स्ट्रा बैच कब होगा क्या होगा, एक तो आपको सेंटर से कॉल जाएगा और दूसरा उस ग्रुप में हम अपडेट करते रहेंगे कि हाँ भाई जिनका छूटा उनका ये एक्स्ट्रा क्लास है। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि इस पूरे वीक में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, अगले वीक से है ना जिनका पीछे छूटा हुआ है उसको मैनेज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है आई होप सो। ठीक है चलो डाउन खत्म। थैंक यू। सर टेलीग्राम Thank you, चैनल sir. हाँ टेलीग्राम में क्या बोले? टेलीग्राम चैनल का नेम श्रीवास्तव क्लासेस ऑफिशियल 1, श्रीवास्तव क्लासेस ऑफिशियल 1। हम आपके ग्रुप में भी लिंक शेयर कर देंगे, आप उस पर क्लिक करके भी है ना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है चलो ठीक है फिर, थैंक यू। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू। थैंक यू सर।